Hello friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, we are going to start a new chapter of class 9th, Civics chapter 2, Constitutional Design. ठीक है, देखिए आज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो आपका चैप्टर 2 है सिविक्स का। और देखिए सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो है चैप्टर का नाम। और चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इट मीन्स कि हम किस तरह से हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बना था, किस तरह से फॉर्म हुआ था, उसके बारे में पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको जहां मैं फ्लो चार्ट प्रोवाइड करती हूँ वहां पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो है इस चैप्टर की वो एक्सप्लेन करी हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियोस भी देख लीजिए, जिससे आपको एक पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है कि आप क्या पढ़ने वाले हो उस पूरे चैप्टर में वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान के बारे में, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का, इंडिया का, वो किस तरह से फॉर्म हुआ है। मैंने हमेशा आपको एक चीज और बताई कि एनसीईआरटी बुक में जब भी आप कोई चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे केस स्टडी आपको दी जाती है, दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल के थ्रू भी काफी कुछ समझाया जाता है। तो इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों हमें संविधान की जरूरत पड़ती है, और फिर हम देखेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना। तो देख लीजिए, एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन पर्पज से हम समझ लेते हैं कि क्या इस चैप्टर का बेसिकली क्या थीम है। तो देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, किस तरह से जो रूलर्स हैं वो, हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उन पे भी कुछ बेसिक रूल्स लगाए जाते हैं। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं सिटीजन्स के लिए भी और साथ ही सरकार के लिए भी, जिन्हें नागरिकों को और साथ ही साथ जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको भी फॉलो करना होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड लाइन में भी मेंशन किया गया है कि ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह के जो नियम कानून होते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिनको फॉलो करना होता है नागरिकों को भी और वहां की सरकार को भी, तो इस तरह के जो नियम होते हैं उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स की बुक है जिसमें काफी सारे जो है रूल्स लिखे गए हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए सुप्रीम जो लॉ है कंट्री का, वो ये भी कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे के सारे, क्योंकि अगर देखा जाए कि सुप्रीम लॉ कौन सा है कंट्री का, तो वो हमारा संविधान ही है। और संविधान में डेटरमाइंस मतलब सारे के सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। और जैसे कि राइट्स ऑफ सिटीजन्स हो गए, या जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं गवर्नमेंट की, और कैसे जो गवर्नमेंट है किस तरह से फंक्शन करेगी, किस तरह से काम करेगी, वो भी मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद देखिए सेकंड पैरा में क्या दिया है, तो इस सेकंड पैरा में आप ये भी पढ़ोगे इस चैप्टर में कि हम वी आज सम बेसिक क्वेश्चन, हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, की किस तरह से डेमोक्रेसी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिजाइन है किस तरह से ये बनी है। तो और इसके साथ ही हम ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों हमें क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से ड्रॉन अप हुआ, किस तरह से पूरा इसको बनाया गया, किस तरह से फॉर्म हुआ, किस वे में इसको डिजाइन किया गया, कौन लोग थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी जो इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद देखिए हम ये भी जानेंगे किस तरह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है, और क्या बाद में अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी तो क्या हमने टाइम टू टाइम वो चेंजेस करे हैं या नहीं करे हैं। इसके बाद देखिए हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक स्टेट जो साउथ अफ्रीका है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन जो था किस तरह से डिजाइन किया गया। और इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में ही इस बारे में साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो कि किस तरह से वहाँ एक, देखिए हर किसी चीज को जब भी हम फॉर्म करते बनाते हैं तो एक टास्क होता है, तो इसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया जाता है, संविधान को जो बनाया जाता है, तो ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है और उसको अचीव करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। देन वी टर्न, उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और इसकी क्या फाउंडेशनल वैल्यूज थी, और इसने क्या हमें गुड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए हैं जिसके जिसके द्वारा जो सिटीजन्स की लाइफ है और जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से रूल करती है, किस तरह से उनकी लाइफ जो है पूरी तरह से कंडक्ट होती है। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे देखिए आपकी जो हेडिंग है वो 2.1 है, और इसमें हेडिंग है आपका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका के, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हम केस स्टडी के हिसाब से समझेंगे, तो आप समझ लेते हैं कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में जो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। तो सबसे पहले पैरा में देखिए नेल्सन मैंडेला की कुछ लाइन्स है जो उन्होंने बोली थी। उन्होंने ये बोला है कि वो वहां पे लड़े व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ, और साथ ही वो ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़े। ठीक है, इसके बाद ही देखिए उन्होंने कहा कि उन्होंने हर एक डेमोक्रेटिक आइडियाज को भी चेरिश किया, यानी खुशी से जिया है, फ्री सोसाइटी को चाहते थे जहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर किसी को मिले। इसके बाद देखिए उन्होंने ये भी कहा है, इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक ऐसी इच्छा है जिसके लिए वो, एक ऐसा आदर्श है समाज को चाहते हैं जिसके लिए वो जीना चाहते हैं, हमेशा आशा करते हैं वो जीने की, और वो उसको पाना भी चाहते हैं।
इसके बाद देखिए बट इफ नीड्स बी इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और जीना तो चाहते ही हैं, इसके साथ ही इसको अचीव करना चाहते हैं, उसके साथ ही ये वही आदर्श है, ये वही आइडल है जिसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। तो ये कुछ लाइन्स थी नेल्सन मंडेला की। इसके बाद हम थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। आपने पहले भी काफ़ी कुछ इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो देखिए नेल्सन मंडेला ने ये पूरा की पूरी लाइन्स बोली है। और बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट रिजीम साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। जब इन्होंने वाइट रिजीम के खिलाफ जब अपने देश में विद्रोह स्टार्ट किया था तो इनको ट्रेजन के आरोप में कि आपने देशद्रोह किया अपनी कंट्री के खिलाफ, इसके आरोप में इनको सजा दी गई थी। इनको और साथ और जो लीडर्स थे उनको इम्प्रिजमेंट, ठीक है, कि जब तक जिएंगे तब तक जेल में रहेंगे। 1964 में इनको ये सजा दी गई थी। और क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने अपार्थाइड जो रिजीम थी इनकी कंट्री में जो चल रहा था सिस्टम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था विच इज़ बी बेस्ड ऑन स्किन कलर, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इसके लिए इनको इनके 7 साथियों को यानी 7 लीडर्स को सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली थी। इसके बाद देखिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण 28 साल जो थे वो साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही खूंखार, ठीक है, ड्रेडेड मतलब बहुत ही खूंखार जेल में रॉबिन आइलैंड में गुजार दिए। इसके बाद देखिए क्या है, तो इसके बाद है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ठीक है, किस तरह का स्ट्रगल चला अपार्थाइड के खिलाफ। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो अपार्थाइड है वो द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। इस एक अपार्थाइड जो है एक नाम है एक सिस्टम का, और किस तरह के सिस्टम का? एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम का नाम है जो कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में उस टाइम तक ये पाई जाती थी। और वहाँ पे क्या होता था, मैंने जैसे आपको बोला कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, यानी गोरे और काले के रंग के अनुसार इसमें भेदभाव होता था इंसानों को लेकर। जैसे इंडिया में आपने को याद होगा कास्ट सिस्टम होता था, ठीक है, जाति प्रथा थी। उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे तो कलर को लेकर कि हम गोरे तो हम सुपीरियर हैं और तुम काले हो तो तुम लोअर हो, इंफीरियर हो। तो इस तरह की जो फीलिंग थी, तो इसको भी हम काफी डीप में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह का जो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको ये अपार्थाइड सिस्टम बोला जाता था। याद रखिएगा, इसको अपार्थाइड बोलते हैं, सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, तो काफी सारे नाम है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि व्हाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम। पहली बात जो हमें याद रखनी है, पहले हमें पता है कि अपार्थाइड जो एक सिस्टम को कहते हैं जो इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो साउथ अफ्रीका में हुआ था ये। और यहाँ पे क्या होता था, व्हाइट यूरोपियंस जो थे उन्होंने ये अपार्थाइड सिस्टम जो था उसको साउथ अफ्रीका के पे लागू किया था। और ये था ड्यूरिंग द 17 और 18 सेंचुरीज के टाइम पे, जब ट्रेडिंग कंपनी जिस तरह से इंडिया में आई थी उसी तरह से देखिए ट्रेडिंग कंपनी जब यूरोप में घुसी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एरियाज थे वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिए थे। यानी अफ्रीका के काफ़ी सारे एरियाज जो थे वो भी ऑक्यूपाई कर लिए थे विद आर्म्स एंड फोर्स, ठीक है, अपने शक्ति के बल पे, अपने कह सकते हो आप हथियारों के बल पे। और जिस तरह से इंडिया में ऑक्यूपाई किया उसी तरह से वहाँ भी ऑक्यूपाई किया। बट देखिए एक डिफरेंस ये था, जैसे इंडिया में जब आए ये लोग तो ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया पर वो कभी यहाँ पे बसे नहीं, ठीक है, कभी रहना स्टार्ट नहीं किया। बट अफ्रीका में देखा गया कि व्हाइट्स जो थे, वो जो व्हाइट्स लोग थे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, वो वहाँ पे उन्होंने रहना भी स्टार्ट कर दिया था साउथ अफ्रीका में। और कैसे रहना स्टार्ट कर दिया था? एज अ लोकल रूलर्स की तरह वहाँ पे वो बन के निकले, वहाँ पे मतलब रहना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वहाँ पे लोकल रूलर्स भी वो बन गए। इसके बाद देखिए द सिस्टम ऑफ, देखा जाए नेक्स्ट पैरा में, तो द सिस्टम ऑफ जो अपार्थाइड जो सिस्टम था उसने डिवाइड किया था पीपल को, लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर के अनुसार उनको डिवाइड कर दिया था गोरे कालों के हिसाब से। और जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, अब हमें जानना है कि गोरे और काले क्या यहाँ पे किसको डिनोट कर रहे हैं ये वर्ड्स जो है। तो देखिए यहाँ पे जो काले जो है शब्द, जो यहाँ पे ब्लैक जो है वो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे, जो वहाँ के रहने वाले जो लोग थे वहाँ, यानी साउथ अफ्रीका के जो निवासी थे, उनके लिए ब्लैक कलर जो वर्ड था ये यूज़ किया जाता था। और ये देखिए जो पॉपुलेशन थी जो ब्लैक्स की, वो 3/4 टोटल पॉपुलेशन थी साउथ अफ्रीका की, जिनको ब्लैक्स कहा जाता था। इसके अलावा भी देखिए ब्लैक्स के अलावा भी 2 और ग्रुप थे यहाँ पे जो मिक्सड रेसिस के थे, ठीक है, एक आपका व्हाइट हो गया, एक आपका ब्लैक हो गया। और इन 2 ग्रुप्स के अलावा भी और भी ग्रुप्स थे जिनको मिक्स्ड रेसिस कहते थे, यानी जो मिक्स्ड रेसिस यानी दूसरी दूसरी जो रेसिस यानी दूसरी दूसरी कंट्रीज से आए थे, दूसरी दूसरी कह सकते हो आप, जिनके कल्चर वगैरह अलग थे, तो उनको मिला के ये कलर्ड रेसिस भी वहाँ पे जाना जाता था, उनको कलर्ड बोला जाता था। और इवन जो इंडिया से भी जो लोग माइग्रेट होकर वहाँ गए थे तो उनको भी कलर्ड बोलते थे, ब्राउन बोला जाता था उनको। तो जो वाइट रूलर्स जो थे वो हर किसी को, जो नॉन वाइट्स थे यानी जो वाइट रूलर्स यानी जो ब्रिटिशर्स थे, अपने अलावा जो दूसरे लोग थे, यानी जो जिनका स्किन कलर जो था वो अगर ब्लैक है, ब्राउन है, तो उनको हमेशा इन्फीरियर की तरह ट्रीट करते थे और अपने आप को सुपीरियर मानते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और याद रखिएगा कि जो नॉन वाइट्स थे उनको किसी तरह का वोटिंग राइट्स भी नहीं था, यानी सिर्फ जो वाइट्स
थे उन्हीं को वोटिंग राइट्स था, और जो नॉन वाइट्स यानी जो अफ्रीका के लोग थे और जो कलर्ड पीपल थे जो माइग्रेट होकर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ रहने गए थे, उनको किसी तरह का वोटिंग अधिकार भी नहीं था, यानी मत देने का अधिकार भी, वोट देने का अधिकार भी नहीं था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में दिया है कि जो अपार्थाइड सिस्टम था वो पर्टिकुलरली बहुत ही ऑप्रेसिव भी था ब्लैक्स के लिए, इन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता था। किस तरह से कि देखिए जो वाइट एरियाज थे, जो जो लोगों के वाइट एरियाज थे, यानी वाइट रिजिम के जो एरियाज थे वहाँ पे इन लोगों का जाना बिल्कुल मना था, फॉरबिडन मतलब उनको मनाही थी। जैसे कि मान लीजिए कि जो इनको स्पेशल परमिट की जरूरत होती थी अगर इनको वाइट एरियाज में जाना होता था। इवन देखिए जो ट्रेन्स होती थी, बसेस होती थी, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, देखिए जितने भी है ये पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक रिसोर्सेज हैं जिसमें सभी का अधिकार होना चाहिए यूटिलाइज करने का, उनको इस्तेमाल करने का। तो इस तरह की जो ट्रेन्स थी, बसेस थी, टैक्सीज थी, देखिए कॉलेज है, लाइब्रेरीज है, सिनेमा हॉल्स है, थिएटर्स है, बीचेस है, स्विमिंग पूल्स है, तो इन सारे एरियाज पे भी, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट्स पे, वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा भेदभाव था कि जो वाइट सिटीजन थे उनके लिए अलग था और जो ब्लैक्स के लिए अलग था। ठीक है कि आप वाइट्स वाले में को जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो टैक्सीज हैं, बसेज हैं। तो इस तरह का जो एक बहुत ही ज़्यादा भेदभाव वहाँ पे था जिसको सेग्रीगेशन भी कहा जाता था। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि अलग अलग कर देना, ठीक है, सेग्रीगेट कर देना। तो यहाँ भी यही था कि जब व्हाइट्स के लिए हर चीज़ अलग, ब्लैक्स के लिए अलग चीज़। तो आप देख सकते हैं कि कंट्री में जब इतनी चीज़ें हैं कि आपको हर चीज़ अलग अलग मिल रही है, तो हाँ बिल्कुल सेग्रीगेशन वाली थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। और दे कुड नॉट इवन विजिट, यहाँ तक कि जो चर्चेज भी जो थे, चर्च में भी ब्लैक्स को जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, और कौन से चर्चेज जहाँ पे व्हाइट्स जो थे वो वर्शिप करते, तो देखिए अब जो पूजा का स्थान है वहाँ पे भी इतना भेदभाव था। तो ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म, और इसके साथ ही देखिए जो ब्लैक्स थे उनको बिल्कुल किसी तरह के एसोसिएशंस का अधिकार नहीं था कि वो किसी तरह की यूनियंस बनाएं, प्रोटेस्ट करें। ठीक है, अगेंस्ट द ट्राइबल ट्रीटमेंट, जिस तरह के ट्राइबल ट्रीटमेंट उनके साथ भेदभाव हो रहा है उनकी खुद की कंट्री में रहते हुए। ठीक है, किस तरह से विदेशी आके वहाँ पे उनके साथ इस तरह का भेदभाव करें, तो उसके खिलाफ भी वो किसी तरह का भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। इसके बाद देखिए सिंस 1950 से जो था, जो ब्लैक्स थे, कलर थे और जो इंडियंस थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो था अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, इसके खिलाफ काफ़ी काफ़ी लड़ाई भी लड़ी, स्ट्रगल भी किया। उन्होंने काफ़ी सारे लॉन्च किए प्रोटेस्ट मार्चेस और स्ट्राइक भी लॉन्च की। इसके साथ ही देखिए जो ANC थी, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो इसके लिए एक मेन हेड बनी, जिसके अम्ब्रेला में, ठीक है, जिसके छाते में आप कह सकते हो कि उसकी छत के नीचे ही सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ये पूरी के पूरे स्ट्रगल जो था अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, वो मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया, लड़ा। और इसके बाद देखिए इसके साथ इन्होंने और भी इंक्लूड किए काफ़ी सारे जो वर्कर्स यूनियंस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो सारी भी इसमें इन्वॉल्व हुई। मैनी सेंसिटिव जो वाइट्स थे, जो सोचते थे कि हाँ जो हम ब्लैक्स के साथ कर रहे हैं वो गलत है, तो वो सेंसिटिव जो वाइट्स थे, कुछ दयालु लोग, कुछ अच्छे लोग, वो भी, इन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया और पोजीशन किया अपार्थाइड सिस्टम का कि इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लीडिंग रोल भी प्ले किया इस स्ट्रगल में। अच्छा, इसके बाद देखिए सेवरल जो कंट्रीज थी उन्होंने भी डिनाउंस किया कि अपार्थाइड जो है, डिनाउंस मतलब उन्होंने भी ये एक अनाउंसमेंट करी, कह सकते हो आप, कि एक तरह से उन्होंने भी ये घोषणा करी कि ये जो निंदा की, ठीक है, हम एक करेक्ट वर्ड ले लेते हैं कि डिनाउंस मतलब कि निंदा भी की कि जो अपार्थाइड सिस्टम है वो बहुत ही अनजस्ट है, बहुत ही कह सकते हो कि अच्छी चीज़ नहीं है जिसको फॉलो किया जाए, और इस एक तरह का भेदभाव को, एक सेग्रीगेशन को ये और प्रमोट करती है। तो जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उसने भी कंटिन्यू किया कि रूल करें, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रगल उनके खिलाफ हो रहे थे उसको वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इस तरह के प्रोटेस्ट को। तो देखिए वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंडिया से मिलती भी हैं। जिस तरह से इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुए थे तो किस तरह से कंट्रोल किए गए थे, दबाए गए थे, तो वहाँ भी साउथ अफ्रीका में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था कि वाइट के खिलाफ जब आवाज़ उठाई लोगों ने वहाँ के, तो उनको पकड़ा गया, ठीक है, अरेस्ट किया गया, डिटेनिंग मतलब उनको अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया जेलों में। साथ ही काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स और कलर्ड पीपल को मार भी दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हुई, और हमने काफ़ी बार अपनी इंडियाज़ में ही इतना देखा है, तो ये हमें हमारे लिए शायद बहुत ईज़ी होगा समझने के लिए। फिर देखिए और हम कनेक्ट करने के लिए भी। इसके बाद देखिए टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए टाइम आ गया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के लिए बनाया जाए। तो वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, देखिए मूवमेंट तो बिल्कुल अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल चलते रहे, और जब कंटिन्यू स्ट्रगल चलते रहते हैं तो एक दिन सफलता भी मिली जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ जब प्रोटेस्ट होते गए, स्ट्रगल इतने अपार्थाइड के खिलाफ बढ़ते ही गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, सब लोग पार्टिसिपेट करते गए, तो गवर्नमेंट भी कितना उसको दबाएगी, कितना, तो यहाँ पे रियलाइज करने लगी गवर्नमेंट कि अब जो है उनका राज
राज जो है यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं चलेगा और जो ब्लैक्स को वो किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेशन कर रहे हैं, उनका रिप्रेशन कर रहे हैं, वो भी उनका ज़्यादा दिन यहाँ पे चलेगा नहीं। तो इसके बाद देखिए जो व्हाइट रिजिम था उन्होंने चेंज करी अपनी पॉलिसीज़ को, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटेड जो लॉज थे उनको रिपील कर दिया, जो जिस तरह के डिस्क्रिमिनेशन वो ला रहे थे कि आपके लिए अलग टैक्सी होगी, बसेस अलग होगी, यहाँ तक कि जब तक बसेस में व्हाइट रिजिम नहीं बैठ जाती थी तो ब्लैक वहाँ पे बैठ नहीं सकते थे। कोई होटल रेस्टोरेंट में खाने जाएँ तो जब तक व्हाइट रिजिम को खाना नहीं दिया जाता था तब तक जो ब्लैक थे वो उनको खड़े रहना पड़ता था, उनको चेयर भी नहीं मिलती थी बैठने को, उनको खाना भी नहीं दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें भी होती थी। तो अब जो है इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन वाली जो भी पॉलिसीज़ थी, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उसको रिपील कर दिया गया था, यानी उसको हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे मीडिया पे, ठीक है, बैन जो किए थे वो भी हटा दिए गए थे। इसके बाद देखिए 28 ईयर्स जो के बाद जब इम्प्रिजनमेंट के बाद जो नेल्सन मंडेला जब फाइनली जब जेल से बाहर निकले थे, तो फाइनली जो आध रात्रि यानी मिडनाइट को 26 अप्रैल 1994 को एक न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, एक न्यू सबसे पहले एक न्यू नेशनल फ्लैग जो था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का उसको लहराया गया और इससे मार्क किया गया, इससे ये बताया गया कि अब जो है एक न्यू डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई है, उत्पन्न हो गया है वर्ल्ड में। किसकी स्थापना, किसकी डेमोक्रेसी, यानी साउथ अफ्रीका की न्यू डेमोक्रेसी की स्थापना स्टार्ट हो गई है। इसका देखिए अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी केम टू एन एंड, जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी यानी जो ब्रिटिश जो व्हाइट्स की जो गवर्नमेंट थी वो एकदम खत्म हो गई थी और उसने एक पेविंग वे यानी एक रास्ता दिया था जिससे कि फॉर्मेशन कर सके एक नई गवर्नमेंट का। और किस तरह की गवर्नमेंट का, मल्टी रेशियल, यानी जितने भी जो भी लोग रहते हैं वो सब मिलजुल के अपनी सरकार बनाए, ठीक है। इसके बाद देखिए हाउ डिड दिस कम अबाउट, किस तरह से इसके बारे में हम जाने और किस तरह से ये सब चीज़ें हुई। तो हमने मैंडेला के बारे में सुना है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे न्यू साउथ अफ्रीका के। और ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन यहाँ पे दिया भी है कि हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड। तो कुछ ये लाइन्स दी हुई हैं और इनका मेन मोटिव था कि किस तरह से ये एक साउथ अफ्रीका का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें सब लोग मिलजुल के रहें, यूनिटी हो, जो कॉर्नर स्टोन जो है, आधारशिला जो है डेमोक्रेसी की, उसमें ह्यूमन बींग्स पे बहुत फेथ हो। तो इस तरह की बातें कहेंगी। और इसके बाद देखिए आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब न्यू साउथ अफ्रीका की एमर्जेंस हुई जिसमें अपार्थाइड सिस्टम सेग्रीगेशन नहीं रहा, तो जो ब्लैक लीडर्स थे उनको अपील किया गया टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, ठीक है। तो ब्लैक लीडर्स को ये अपील की गई, उनसे प्रार्थना की गई कि अपने वो फेलो ब्लैक्स यानी जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके साथी ब्लैक्स हैं, उनको बोलें कि जो वाइट सिटीजन थी जब वो पावरफुल थी, शक्ति में थी, जो जिस तरह के अत्याचार उन्होंने किए, ठीक है, एट्रोसिटीज मतलब जिस तरह के अत्याचार उन्होंने ब्लैक्स पे करे, तो अब जो ब्लैक्स हैं वो उन पे ना करे, यानी उनको माफ़ कर दे, किसको, वाइट्स को माफ़ कर दे उनके कामों के लिए, और अब नई शुरुआत करते हो, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो दे हैड कमिटेड वायलेंट पावर, ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने अत्याचार किया था, तो अब वो अब ब्लैक ना करें उनके ऊपर। तो दे सेंड दैट इज बिल्ड अ न्यू, और इन्होंने यही कहा कि चलिए अब मिलके जुल के एक नया साउथ अफ्रीका को बनाते हैं जो कि बेस होगा इक्वालिटी पे। सब सारे जो रेसेस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, वो सब लोग मिलजुल के रहेंगे, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, और सबके सब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उस पर ये सब चीज़ें बनेंगी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा देश जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे फॉर्म होगा, सोशल जस्टिस होगी, ह्यूमन राइट्स पे बनेगा। और जो पार्टी है दैट रूल थ्रू ऑपरेशन ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पार्टी थी जिसने पहले साउथ अफ्रीका के लोगों को इतना परेशान किया, ऑपरेशन किया, उन मतलब एक कह सकते हैं पूरा पूरा मूवमेंट्स लेके उनको रिप्रेशन किया, उनको सताया गया, उनको ब्रूटल किलिंग्स की गई। तो आप देखिए क्या माहौल था कि इस तरह की पार्टी और जिसने स्ट्रगल के लिए पार्टिसिपेट किया, दोनों पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ के जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही हैं। और 2 साल के लंबे ड्यूरेशन के बाद, डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद एक जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड का यानी साउथ अफ्रीका का, वो बन गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें काफ़ी सारे जो अधिकार थे सिटीजन्स को, मोस्ट एक्सटेंसिव जो राइट्स थे अवेलेबल होने चाहिए कंट्री में, वो दिए गए। टुगेदर उन्होंने डिसाइड किया कि सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द न्यू प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स है उनके भी सोल्यूशंस को फाइंड आउट किया। नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी कंट्री से एक्सक्लूड ना किया जाए। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमोन, किसी को भी एक राक्षस की तरह ट्रीट नहीं किया जाए, यानी सबको इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, इक्वल राइट्स दिए जाएँ, किसी को भी ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जाए कि उसको देश से निकाल दिया जाए, सोसाइटी से निकाल दिया जाए। तो दे एग्री दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और सबने ये भी एग्री किया कि सबके सब इसमें सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे, सब एक पार्ट रहेंगे सॉल्यूशन के। और वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, जो भी उन्होंने बेशक अपने पास्ट में किया हो, तो वो अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे बल्कि सुधार को
प्रेजेंट करेंगे फ्यूचर में। और जो प्रियम्बल थी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की वो आप पेज नंबर 28 में इसको देखेंगे, जिसमें काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो मेंशन किए गए हैं। ठीक है, सम ऑफ दिस स्पिरिट, जो भी बातें हैं उसको पूरी के पूरे वहाँ पे रखी गई हैं। इसके बाद देखिए जो साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इंस्पायर किया ना कि उनकी खुद की कंट्री की बल्कि वर्ल्ड की और भी कंट्रीज को। और जो स्टेट था उसने डिनाउंस किया, यानी स्टेट डिनाउंस बाय द एंटायर वर्ल्ड इन 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए एक ऐसा स्टेट साउथ अफ्रीका का जिसको बहुत निंदा की जाती थी, डिनाउंस किया जाता था 1994 तक कि ये कितना अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है, अब वही एक मॉडल बन गया है लोकतंत्र का। किस तरह से उसने एक एग्जाम्पल सेट किया। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल, और इसके वजह से क्या एक चेंज जो था वो क्या पॉसिबल हुआ। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर्क टुगेदर, और ये सिर्फ इच्छा थी, इच्छा शक्ति आप कह सकते हो, डिटर्मिनेशन थी लोगों की साउथ अफ्रीका की, जिन्होंने मिलजुल के काम किया और जो अपने बेटर एक्सपीरियंस जो कड़वे अनुभव थे उनकी लाइफ के उनको भुला के अपने आप को एक जैसे रेनबो में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एक साथ चिपक जाते हो, आप उनको अलग नहीं कर सकते, ऐसा लगता है ग्लू से चिपकाए हैं, उसी तरह से सारे लोग भी मिलजुल के इतने स्ट्रांगली इस कंट्री में रहे कि कोई बोले नहीं कि हाँ आपकी कंट्री में पहले इस तरह का भेदभाव या अपार्थाइड या सेग्रीगेशन पाया जाता था। तो स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन पर तो मंडेला ने काफ़ी कुछ यहाँ पे बोला गया है। बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है साउथ अफ्रीका, वो बात करता है पास्ट और फ्यूचर की। ऑन वन हैंड वो बात करता है कि सोलेम पैक्ट इन विच वी हैव साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटेशन ऑफ आवर रेशेस, कि हम कभी भी अपने जो पास्ट था जिसमें एक तरह का रिप्रेशन था, ब्रूटल था, रेशियस्ट मतलब ये सेग्रीगेशन अपार्थाइड सिस्टम जैसा पाया जाता था, उसको हम कभी आगे फ्यूचर में कभी परमिट नहीं करेंगे कि ये चीज़ हमारी कंट्री में पाई जाए या किसी भी सोसाइटी में पाई जाए। इसके साथ ही हमने चैप्टर एक पूरा दिया है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हम पूरी कंट्री का दे रहे हैं, किस तरह से पूरी कंट्री जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है फ्रॉम वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाई ऑल इट्स पीपल, की पूरी कंट्री जो है वो सभी के, देखिए देश जो है वो सभी का और सभी के लिए वो इक्वल है, और अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। और इसके साथ ही जो देश है वो सबसे ही बिलोंग करता है, हम बिलोंग करते हैं देश और देश भी हम ही से बिलोंग करता है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे वीमेन हो, चाहे मैन हो। तो इस तरह की बातें जो है वो नेल्सन मंडेला ने कही अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से पूरा का पूरा फॉर्म हुआ, किस तरह से स्ट्रगल हुआ। तो देखिए पहले कॉजेस थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम पाया जाता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता था, सेग्रीगेशन पाया जाता था। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से स्ट्रगल स्टार्ट किया लोगों ने, ठीक है, एएनसी ने किस तरह से वहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट किया। इसके बाद हमने ये भी जाना कि किस तरह से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे के पूरे तरह से फॉर्म हुआ। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो कंटेंट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।